गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं कि हम अपने लक्ष्य को तीव्र गति से प्राप्त कर लें और अपने जीवन में एक अच्छे कर्मयोगी हम बने, क्योंकि आज तक का इतिहास गवाह है कि जिस व्यक्ति ने समय के अनुसार अपने कर्म के अंदर जितना ध्यान रखा है उतनी ही गति से कम समय में ज़्यादा विकास किया है। तो आज हम राजस्थान के इतिहासकारों के अंदर लास्ट 4 इतिहासकारों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहले रहेंगे अपने बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के राजपूत शासक जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था उनका भरसक विरोध किया था और क्रांति की ज्वाला को जगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे जयपुर के बिहारी दास। वैसे ये एमपी के ग्वालियर के अंदर जन्मे थे, लेकिन सवाई जयसिंह जो ऐशो आराम में खो चुके थे उनको जगाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरे पढ़ेंगे हम जोधपुर के यानी कि बाड़मेर के पचभद्रा में जन्मे जोधपुर के महाराजाओं के समकालीन या महाराजाओं के लिए कार्य करने वाले बांकीदास, जिन्होंने डिंगल भाषा को सर्वप्रथम मंच के ऊपर उतारा था, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो अपने कारनामों के लिए प्रसिद्ध थे, जिनको 2 बार देश निकाला भी दे दिया जा चुका था। और लास्ट के अंदर पढ़ेंगे महाराणा प्रताप की प्राणों के अंदर फूंक मारने वाले, यानी कि महाराणा प्रताप को एक अच्छा योद्धा बनाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले या महाराणा प्रताप की जीवनी को अमर बनाने वाले पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर के थे, जिनके राठौड़ वंश ने तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन राजपूतों की इज्जत को बचाए रखने के लिए महाराणा प्रताप को एक अच्छा वीर योद्धा के रूप में विश्व पटल के सामने रखने वाले पृथ्वीराज राठौड़, जो पित्थल के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इन 4 के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण या मिश्रण के नाम से भी जाना जा सकता है, सूर्यमल मिश्रण। बात करेंगे इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1815 ईस्वी के अंदर। जन्म के साथ में अगर हम जन्म के स्थान की बात करेंगे तो इनका जन्म स्थान था हिंडोली, या उस हिंडोली का दूसरा नाम क्या बोला जा सकता है, हिरना भी बोला जा सकता है, जो कहाँ पे पड़ती है, बूंदी के अंदर पड़ती है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे इनके पिता। इनके पिता का नाम था चंडीदान। चौथे नंबर पे बात करेंगे इनकी माता। इनकी माता का नाम था भवानी। ये मिश्रण गोत्र के चारण थे। मिश्रण गोत्र के गोत्र के क्या थे, ये चारण ही थे। इसके अलावा बात करेंगे इनकी पत्नी। इनकी पत्नी कितनी थी, 6 पत्नी थी। इनके एक पुत्र भी था भाई, इनके एक पुत्र था, और वो पुत्र किस प्रकार का था, दत्तक पुत्र था। 6 पत्नी होने के बावजूद भी इनके किसी प्रकार की कोई संतान नहीं थी, और इनके पुत्र का नाम था मुरारी दा। इनका भी एक स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चंडीदान के ऊपर भी स्पेशल प्रश्न पूछे जाते हैं, और सूर्यमल मिश्रण भी स्पेशल प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस टॉपिक के तीनों ही व्यक्ति फेमस हैं। पहले हम बात करेंगे चंडीदान की। देखो, चंडीदान जब यहाँ पर थे उस समय बूंदी के महाराव थे, उनका नाम था विष्णु सिंह, और विष्णु सिंह ने इस चंडीदास जी को एक गांव दे रखा था, और उस गांव का नाम था अपने लाख पसाव। कौन सा गांव था, लाख पसाव। इसके अलावा चंडीदास जी ने भी कविताएं लिखी थी, जिनका नाम था सूर सागर, और दूसरी कविता थी बाल निग्रह। दूसरी कौन सी कविता थी, बाल निग्रह। अब बात करेंगे हम सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जब यहाँ पे शासक बने थे, सूर्यमल मिश्रण जब यहाँ के कवि थे, इनको चंडीदान को विष्णु सिंह ने कवि राजा की उपाधि भी दी थी। ध्यान रखना भाई, कौन सी उपाधि दी थी, कवि राजा की उपाधि। ये तो इनके पिता की बात हो गई, इनके सामान्य जीवन का परिचय हो गया। सूर्यमल मिश्रण की बात करें तो हम बात करेंगे इनके पहली जो रचना थी, प्रथम रचना,
और इनकी प्रथम रचना आ चुकी थी, इनकी आयु थी 10 वर्ष की और उसका नाम था रामर जाट। रामर जाट 10 वर्ष की अवस्था में। इसके अलावा इनकी अन्य भी रचनाएं थी जिनका नाम था वंश भास्कर। वंश भास्कर। इसके अलावा उसका दूसरे का नाम था वीर सतसई। इसके अलावा था इनका नाम रूपावली या रूप ग्रंथावली। ग्रंथावली। इसके अलावा छंद मोयक आदि इनके भी क्या थे, प्रमुख ग्रंथ थे। इनके 3 गुरु मानते हैं भाई। एक तो स्वरूपानंद। स्वरूपानंद से इन्होंने क्या सीखा था, योग सीखा था। योग के अलावा न्याय सीखा था। इसके अलावा एक वैशेषिक ग्रंथ होता है, वैशेषिक ग्रंथ के बारे में सीखा था। इसके अलावा दूसरा नाम था इनका आशा चंद और आशा चंद से इन्होंने व्याकरण सीखी थी। इसके अलावा इनके तीसरे गुरु मुस्लिम थे जिसका नाम था मोहम्मद और मोहम्मद से इन्होंने अरबी फारसी भाषा सीखी थी। याद रखना भी, अरबी फारसी को भी जानते थे, व्याकरण को भी जानते थे, योग न्याय वैशेषिक आदि ग्रंथों को ही जानते थे। सूर्यमल मिश्रण बहुत ही इंपॉर्टेंट मनुष्य थे उस समय के। छोटी सी हम एक बात सुने तो 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने क्रांतिकारियों के अंदर जान फूंक दी थी भाई। क्रांतिकारियों के अंदर एक नई ज्वाला की जान फूंक दी थी। क्रांति के दौरान इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से जो राजपूत, याद रखना भाई, जो राजपूत अंग्रेजों की मदद कर रहे थे उनका भरसक विरोध किया था। इन्होंने कविता भी लिखी थी, इला न देनी आवरी, इला न देनी आवरी, हालड़िया हुड़ावे, पूत सिखावे पालने, जन्म बढ़ाई माय। 1857 की क्रांति के समय में ही इला न देनी आवनी नामक इन्होंने अपनी कविता लिखी थी जो फेमस हो गई थी। यहाँ तक कि इस समय गांव था पिपलिया। पिपलिया गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम था फूल सिंह। फूल सिंह को इन्होंने कागज लिखा था और कागज में उन्होंने उन सभी राजपूतों की भरसक निंदा की थी जिन राजपूतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए इनको आधुनिक जागरण का पुरोधा कहा जाता है। आधुनिक जागरण का पुरोधा कौन से राजस्थान के कवि को कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को। और इस 1857 के इन कार्यों के कारण वंश भास्कर, वीर सतसई, रूप ग्रंथावली और छंद मोयक जैसे ग्रंथों के कारण सूर्यमल मिश्रण राष्ट्रीय जागरण के प्रतीक भी बन चुके थे। राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय जागरण तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रतीक भी बन चुके थे। अगर पूछ लें कि राजस्थान के अंदर वो कौन सा कवि है जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर राजपूतों की आंखें खोलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण ही है जिन्होंने राजपूतों का भरसक विरोध हुआ। देखो क्या, राजपूतों का विरोध करने के कारण ये अपने इस वीर सतसई को पूरा नहीं कर पाए थे। और वीर सतसई को पूरा किसने किया था? इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया था। याद रखना भाई, वीर सतसई को ये पूरा नहीं कर पाए थे और वीर सतसई को पूरा किसने किया था? मुरारी दान ने किया था। इस वंश भास्कर के अंदर इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में तो लिखा ही लिखा। इसके अलावा राजस्थान के ऊपर जो मराठों का प्रभाव था, उस मराठों के प्रभाव के बारे में भी वंश भास्कर के अंदर वर्णन मिलता है। इस वीर सतसई के ऊपर एक टीका लिखी थी, टीका, और उस टीका लिखने वाले व्यक्ति का नाम था बारठ श्री कृष्ण। बारठ श्री कृष्ण। और बारठ श्री कृष्ण ने जो इसके ऊपर टीका लिखी थी, उस टीका में साफ साफ लिखा था कि 5000 वर्ष पूर्व या तो ऐसा ग्रंथ वेद व्यास जी ने रामायण के रूप में लिखा था, या 5000 वर्ष बाद में अगर कोई ग्रंथ आया है तो वो सूर्यमल मिश्रण की कौन सी है? वीर सतसई है। मतलब उस टीका में बारठ श्री कृष्ण ने वीर सतसई की तुलना किससे की थी? श्री रामायण जो किसने लिखी थी? वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, या वेदव्यास के द्वारा लिखी गई महाभारत, मतलब 5000 पुराने ग्रंथों से इनकी क्या की गई थी? तुलना की थी। तो ऐसे थे हमारे सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के थे। चंडीदान इनके पिता का नाम था। आधुनिक जागरण के पुरोधा कहलाते। 1857 की क्रांति के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अब देखो इसके बाद में हम 2 नंबर पे बात करेंगे जयपुर के बिहारी दास की। हालांकि जयपुर के नहीं थे, लेकिन इन्होंने जयपुर के शासक सवाई जयसिंह की आंखें खोली थी और उसी समय सवाई जयसिंह विकास के कार्यों में अपने आप को सम्मिलित कर चुके थे। ये वो ही बिहारी दास जी हैं जिनको सवाई जयसिंह जी ने कहा था कि आज से आप प्रत्येक दिन एक कविता या एक दोहे का निर्माण करो और मोटिवेशनल इस प्रकार के दोहे का निर्माण करो, और उस दोहे के लिए प्रत्येक दिन इनको एक स्वर्ण मुद्राएं राजकोष से राजा के द्वारा भेंट की जाती थी। तो 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे बिहारी। बिहारी हालांकि इनको हम, ये माथुर थे, माथुर चौबे नामक जाति के थे। इनके लिए इनको बिहारी चतुर्वेदी भी कह सकते हैं। अगर पूछ ले बाई चांस कि बिहारी जी के आगे कौन सा सरनेम आता है, तो बिहारी चतुर्वेदी के नाम से भी इनको जाना जा सकता है। बिहारी जी की बात करें तो इनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? जन्म हुआ था इनका ग्वालियर के अंदर, और ग्वालियर के अंदर इनका जन्म हुआ था 1595 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1595 ईस्वी के अंदर। इनके पिता का नाम था केशव, और बाद में इनका जो लालन पालन हुआ था, वो लालन पालन किया गया था कहाँ पर? लालन पालन इनका बुंदेलखंड के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बुंदेलखंड के अंदर हुआ था। बाद में जयपुर के अंदर बात करें तो ये सवाई जयसिंह के क्या थे? समकालीन। सवाई जयसिंह के क्या थे? ये समकालीन। सवाई जयसिंह बिहारी जी को प्रत्येक दोहे के ऊपर क्या देते थे? एक स्वर्ण मुद्रा देते थे। अगर पूछ लें कि बिहारी जी ने कौन से शासक को सचेत किया था या जगाया था? सवाई जयसिंह को जगाया था। इनका जो प्रमुख ग्रंथ था ना, उसका नाम है सतसई, और इस सतसई को हम सप्तशती के नाम से भी जान सकते हैं। इस सतसई के 3 पार्ट हैं भाई। इस सतसई के जो 3 पार्ट है, पहले पार्ट है इसका नीति, और दूसरा पार्ट है अध्यात्म, और तीसरा पार्ट है इनका श्रृंगार। कौन सा पार्ट है? श्रृंगार। मतलब इसने एक ही ग्रंथ लिखा था अपने जीवन के अंदर, जिसको बिहारी सतसई या वीर सतसई भी कहा जा सकता है। उसके अंदर पहले पार्ट में इसने नीति का मतलब प्रदेश का शासन कैसा हो, किस प्रकार चलाया जाना चाहिए। दूसरा अध्यात्म, व्यक्ति के जीवन में या राजा के जीवन के अंदर ईश्वरीय शक्तियों का क्या प्रभाव होना चाहिए। और तीसरा श्रृंगार, कि मनुष्य के जीवन में श्रृंगार किस प्रकार का पक्ष रखता है, किस प्रकार का श्रृंगार होना चाहिए। और श्रृंगार में इन्होंने प्रेम श्रृंगार को स्थान दिया था। मतलब राधा व श्री कृष्ण के प्रेम श्रृंगार को इन्होंने क्या दिया था? स्थान दिया था। तो ये थे अपने बिहारी माथुर चौबे चतुर्वेदी। ग्वालियर के थे, पिता केशव थे, लालन पालन बुंदेलखंड में। सवाई जयसिंह प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे। इनकी सतसई कितने पार्टों में विभाजित है? 3 पार्टों के अंदर विभाजित है। इसके बाद में हम बात करेंगे जोधपुर के बांकीदास जी की। जोधपुर के रहने वाले थे बांकीदास जी। जोधपुर के राठौड़ों के लिए इन्होंने इम्पोर्टेंट कार्य किया था। जोधपुर के राठौड़ों ने इनको 2 बार देश निकाला भी दिया जा चुका था। बांकी ऐसो बांकियो, बांक काट सक्यो न कोई, बांकी तेरी बांक न काट सक्यो ना कोई। मतलब ऐसे खतरनाक व्यक्ति थे, राजा महाराजाओं से भी ये नहीं डरते थे। तभी इसके ऊपर एक कहावत चली थी, बांकी तेरी बांक काट सक्यो ना कोई। 1 लाख पछाव दियो, 2 बार देश निकालो दियो, और वो 2 बार देश निकालो किन दियो? बांकीदास जी ने दियो। तो अब पढ़ेंगे आप बांकीदास। ओ सिया ध्यान रखना, एसिया ध्यान रखना, एसिया आ जाए बांकीदास, आसिया ध्यान रखना भाई। आगे कई बार पूछ लेते हैं बांकीदास ओसिया, आसिया, राठौड़। तो बांकीदास जी क्या थे? आसिया थे। बांकीदास जी के हम जन्म की बात करें तो बांकीदास जी का जन्म हुआ था अपने 1771 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इनका स्थान पड़ता है जन्म का एक पंचभद्रा नामक स्थान है बाड़मेर में, जहाँ पे गांव है बांडिया वास। ये जयपुर के एक शासक थे जोधपुर के एक शासक थे जिसके समकालीन थे, वो थे मान सिंह। और इस मान सिंह की जो पत्नी थी, उस मान सिंह की पत्नी का नाम था भटियाणी रानी। क्या नाम था? भटियाणी रानी। बाद में देखेंगे। बांकीदास जी की जो पुस्तक है उसका नाम है बांकीदास श्री ख्यात
मतलब ख्यात को प्रसिद्ध देने का कार्य इन्हीं का था। बांकीदास जी ने अपनी ख्यात के अंदर एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट, जिसका नाम है कुक्स बत्तीसी। और इस कुक्स बत्तीसी में जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा है डिंगल भाषा, उस डिंगल भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देखो ये राजस्थान है, इस राजस्थान की पूर्वी भाषा को तो क्या कहते हैं, पिंगल। जैसे बात करें, अभी हमने मिश्रण साहब को पढ़ा था, मिश्रण साहब की जो रचनाएं हैं वो कौन सी भाषा में है, पिंगल भाषा में है, मतलब पद्य भाषा के अंदर है, मतलब कविता के रूप में है। और इस राजस्थान की जो भाषा वो कौन सी है, डिंगल, मतलब गद्य भाषा के अंदर है। और गद्य भाषा के अंदर इसने कुक्स बत्तीसी के अंदर सर्वप्रथम डिंगल भाषा का प्रयोग किया था, इसलिए बांकीदास की ख्यात भी क्या है, फेमस है। बांकीदास की ख्यात बहुत लंबी चौड़ी है, ये भी राजस्थान के अंदर एक स्वतंत्रता के पुरोधाई माने जाते हैं। देखो 1798 में जब अंग्रेजों ने सहायक संधियां शुरू की थी, तब राजस्थान की सभी रियासतों ने सहायक संधि को मना लिया था, लेकिन राजस्थान की एक रियासत थी भरतपुर, और उस भरतपुर रियासत के जाटों ने सहायक संधि को नहीं अपनाया था। लॉर्ड लेक ने 1805 में भरतपुर पर आक्रमण भी किया था, लेकिन भरतपुर के जाट हमेशा अजय रहे थे। तब कहे थे कि मालिक तो देखा गणा, मालिक भरतपुर का जाट, भरतपुर का जाट अंतिम से बलिदान कर दिया, लेकिन जमीन राखी अपने पास, और ये धनी अपने वाले जो जमीन दे दिए लोगों के नाम। ये सब बात किसने कही थी, बांकीदास जी के ख्यात में। मतलब सहायक संधियों को लेकर बांकीदास जी के मन में एक बहुत बड़ी घृणा थी, जो यहाँ स्पष्ट होती थी। इसके अलावा बात करें कि एक बार की बात है, ये सूरसागर झील है ना, सूरसागर झील, ये सूरसागर झील पानी से भर गई थी, और उस समय पानी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो भान सिंह ने इस झील के किनारे गोठ का आयोजन करवाया था। गोठ का मतलब स्वामणी का आयोजन। और इस गोठ में जा रहे थे तो यहाँ पे तो था रथ राजा का, इसके पीछे रथ था रानी का, और इधर तीसरे नंबर पे अपने रथ था, वो रथ था बांकीदास का। कहते हैं कि रास्ते के दौरान रानी साहिबा का थोड़ा सा पैर रथ से बाहर निकल गया, और जो ही पैर बांकीदास को दिखा तो बांकीदास ने उस पैर को ऊपर चाबुक लगा दिया कि आप अपनी जो सीमा है उसको लाग रही हैं, आपका पैर बाहर नहीं आना चाहिए। रानी साहिबा के आत्म स्तर को बहुत बड़ा झटका लगा। जब प्रोग्राम पूरा हो गया, महलों में वापस आए, तो रानी साहिबा ने मान सिंह को बुलाया और ये बात कही कि या तो बांकीदास को मृत्युदंड दे दो, या इसको राजघराने से निकाल दो, देश निकाला दे दो। तब मान सिंह ने कहा था कि तेरे जैसी रानी शाम तक 9 मिल सकती हैं, लेकिन पूरे जोधपुर के महाराणाओं या राजाओं के बीच बांकीदास तो केवल एक ही है। तो कहते हैं कि हालांकि बांकीदास, जिसकी बांक कोई भी नहीं निकाल सका, इसको 2 बार देश निकालना भी हुआ। कितनी बार देश निकाला हुआ था, 2 बार इनको देश निकाला हुआ था। तो बांकीदास के बारे में ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब लास्ट में पढ़ेंगे हम राजस्थान के एक वीर योद्धा, एक अच्छे कवि, जिन्होंने महाराणा प्रताप के टूटे हुए विचारों को या महाराणा प्रताप की टूटी हुई जिद को वापिस एक शानदार जिद बनाने में मदद की थी। महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता प्रेमी के अंदर एक नए प्राणों को जिस व्यक्ति ने फूंका था, और वो व्यक्ति हैं अपने बीकानेर क्षेत्र के पृथ्वीराज राठौड़, जिनका क्या नाम है, पृथ्वीराज राठौड़, जिसका दूसरा नाम क्या पढ़ते हैं हम, पित्थल। बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वीराज राठौड़। पहले हम इनकी जीवनी की बात करेंगे। इनके जो पिता थे ना, पिता का नाम था राव कल्याणमल। इनके एक भाई था, भाई का नाम था राय सिंह। बात है 1570, नागौर दरबार, और इस नागौर दरबार के अंदर बीकानेर के शासक राव कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार कर ली और राय सिंह को भविष्य का शासक नियुक्त कर दिया। कहाँ का, बीकानेर का। और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर कहाँ पे ले गया, दिल्ली दरबार में ले गया। कहाँ पर ले गया, दिल्ली दरबार में ले गया। ध्यान रखना, इस घटना को
पृथ्वीराज राठौड़ एक अच्छा लेखक था, एक अच्छा योद्धा था, एक अच्छा कवि था, इसलिए वो तो दिल्ली दरबार में चला गया। राय सिंह एक अच्छा सेनापति था, मुगल सेना के लिए प्रतिनिधित्व का काम करने लग गया और भविष्य के अंदर बीकानेर का शासक भी किसको घोषित किया गया? राय सिंह को ही घोषित किया गया। छोटी सी चीज एक देख लेना, ये राजस्थान है, यहाँ पे गागरोन का किला हमेशा अकबर के अधीन रहता था। इस गागरोन के किले, ये गागरोन का किला जिस व्यक्ति को भेंट में दे रखा था कि आप यहाँ पे रहो, यहाँ से आने वाले जितने भी टैक्स से आप अपना गुजारा करो, वो किसको दे रखा था? पृथ्वीराज राठौड़ को दे रखा था। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर ने गागरोन का किला किसको भेंट किया था? पृथ्वीराज राठौड़ को भेंट किया था। बात मूल ये थी कि पृथ्वीराज राठौड़ दिल्ली दरबार में रहते हुए भी अपने मुच्छों के ताव देते थे और मुच्छों के ताव एक ही बात को लेकर देते थे कि हे अकबर, हे राजा, आज भी तेरा मुकाबला करने वाला व्यक्ति जिंदा है, आज भी राजपूतों के खून के अंदर वही वीरता, वही स्वाभिमान जिंदा है, आप उस स्वाभिमान को, उस वीरता को मार नहीं पाए हो। और इसी बात को सुनकर हमेशा अकबर भी क्या रहता था? परेशान रहता था। और वो दिन आ गया और एक छोटी सी घटना भी घट चुकी थी। जो छोटी सी घटना थी वो इस प्रकार थी, ये तो था महाराणा प्रताप और ये बीच में था अपना अकबर और इधर था अपना कौन? पृथ्वीराज राठौड़। अकबर को हमेशा राठौड़ कहता था कि आज भी राजपूती खून जिंदा है, राजपूती खून में स्वाभिमान और वीरता जिंदा है। जब तक प्रताप जिंदा है आप राजपूतों के लिए कुछ उल्टा सुल्टा नहीं बोल सकते। और इन बातों के आधार पर राठौड़ अपनी मूंछों के ताव देता रहता था और ये बातें अकबर को हमेशा परेशान करती रहती थी। समय विपरीत आया। महाराणा प्रताप ने पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए संधि पत्र भेजा किसको? अकबर को। ये संधि पत्र पढ़कर अकबर बहुत खुश हुआ और उसने ये संधि पत्र किसको पढ़ाया? राठौड़ को। राठौड़ ने जो ही संधि पत्र को पढ़ा, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। राठौड़ के दिन में ही अंधेरा छा गया। राठौड़ करे तो अब क्या करे, क्योंकि अब भारत के अंदर मुगल और राजपूतों के अंदर जो संघर्ष था वो समाप्त हो चुका था। मुगल विजय हो चुके थे, राजपूती खून सूख चुका था। परेशान होकर राठौड़ ने अपनी डिंगल भाषा में, कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में प्रताप का नाम रखा पाथल। ऐसे तो कोई समझ जाए ना लेटर देने वाला। पाथल रखा, डिंगल भाषा में लिखा और अपना नाम लिखा पित्थल, ऊपर लिखा प्रिय पाथल और लास्ट में लिखा आपका आज्ञाकारी पित्थल। बीच में जो संवाद लिखा था वो ऐसा था कि आज राजपूतों का खून सो चुका है, राजपूतों की वीरता समाप्त हो चुकी है। क्या आज एक शेर सियार के साथ रहेगा? क्या आज एक हाथी कुत्ते जैसा व्यवहार करेगा? क्या सभी राजपूतियाँ विधवा हो चुकी है? क्या मेवाड़ के हिंदुआ सूरज या मेवाड़ का जो सूरज था वो बादलों के पीछे डूब चुका है? जब इस प्रकार की बातें लिखी, क्या राजपूती तलवारें मयानों में सो चुकी हैं? इस प्रकार की जब बातें महाराणा प्रताप को लिखी तो महाराणा प्रताप ने जो संधि पत्र था उसको कैंसिल कर दिया और आजीवन अकबर के साथ युद्ध लड़ता रहा, अधीनता स्वीकार नहीं की और राजपूतों की नाक व मूंछों को हमेशा ऊंचे रखा। और इसी पित्थल के नाम से राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी द्वारा प्रति वर्ष लेखन के मामले में 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं पुरस्कार राशि के रूप में। अब राठौड़ की हम बात करें तो राठौड़ की और भी कविताएं हैं, और भी लेखेंगे, जिसके नाम है बेली कृष्ण रुक्मणीरी के लेखक। हालांकि बेली कृष्ण रुक्मणी का जो संपादन किया था मैं कल आपको बता चुका हूँ, वो संपादन गंगा सिंह की मदद से, गंगा सिंह ने नहीं किया था, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की मदद से एल.पी. टेसीटोरी साहब ने किया था। किसने किया था? एल.पी. टेसीटोरी साहब ने। और जिस शाखा ने या जिस संस्था ने इसके अंदर भूमिका निभाई थी उसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 3 चीज ध्यान रखना, संपादन गंगा सिंह के द्वारा या गंगा सिंह के खर्चे पर एल.पी. टेसीटोरी ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की मदद से किया था। और इस बेली कृष्ण रुक्मणी को दुर्सा आड्डा नाम करके एक व्यक्ति था और दुर्सा आड्डा इस बेली कृष्ण रुक्मणी को एक नाम से जानता था और इसको कहता था 5वां वेद।
इसके अलावा इनके एक ग्रंथ और भी हैं। ये अपना जोधपुर था, ये सिवाना था, सिवाना के अंदर भी राठौड़ था एक, वीर कल्ला राय मलोत, नाम सुना होगा आपने, वीर कल्ला राय मलोत। ये वीर कल्ला राय मलोत वही व्यक्ति है जिसने रावचंद्र सेन को शरण दी थी अकबर के विरुद्ध। मतलब अकबर के विरुद्ध शरण दी तो अकबर किसका दुश्मन हो गया, इसका भी दुश्मन हो गया। और इस वीर कल्ला राय मलोत की कुंडलियां लिखी थी, और वो कुंडलियां किसने लिखी थी, अपने पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी। इसके अलावा इसने एक पुस्तक और भी लिखी थी, गंगा लहरी के नाम से लिखी थी। इसके अलावा इसने एक पुस्तक और भी लिखी थी, भागवत दशम के नाम से लिखी थी। इसके अलावा पाथल और पिथल भी लिखी थी। और वर्तमान में एक कविता है, और उस कविता का नाम है पाथल व पिथल। और वह पाथल व पिथल के लेखक कौन हैं, ये बताना आप, मैं बता देता हूँ। चलो, इसके लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। इसके लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। तो ये हो गया अपना पृथ्वीराज राठौड़। अब देखो, जितने भी हम इतिहासकार पढ़े हैं उनको आराम से पढ़ना, समझ के पढ़ना। बाकी के जो भी इतिहासकार हैं, जैसे राव जेठ शिरोचंद है, बिट्ठू सुजा ने लिखा है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो जैनिक ने लिखा है, पृथ्वीराज विजय जैनिक ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो अपने चंद्रवरदाई ने लिखा है, चंद्रवरदाई ने उसको पूरा नहीं कर पाया था। जो भी जितने भी और आगे लेखक आएंगे, उन सब लेखकों का हम वर्णन उन सभी वंशों के साथ करेंगे। ये 3-4 इस प्रकार के थे। 7-8 हम अगर हम भूमिका बना के रखें पहले से कि राजस्थान के इतिहासकारों को हमें किस प्रकार याद रखना है, किस प्रकार अपने मन के अंदर इन लोगों को संजोए रखना है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो मैं आपके सामने बता चुका हूँ। बाकी अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी इतिहासकार आएगा तो उसकी एक छोटी सी हम जीवनी बनाकर किसी भी शासक के दौरान हम उसको पढ़ लेंगे। धन्यवाद साथियों।